जय माता दी दोस्तों। कर्मों का फल सबको यहीं भोगना पड़ता है, फिर चाहे वह कोई भी हो। ईश्वर का न्याय ऐसा हुआ कि देखने वाले की आंखें खुली की खुली रह गई। बरसाना के राधा रानी मंदिर के पास तुलसी के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ ने अपना घर बना लिया था। शक्ल सूरत से वह किसी अच्छे घर की लग रही थी, परंतु उसके फटे हुए कपड़े उसकी दर्दनाक स्थिति का व्याख्यान कर रहे थे। वह बूढ़ी दादी कुचले कपड़ों में ही एक चादर पर वहां पड़ी रहती थी। आज लगभग 1 महीना हो गया था। मंदिर में जो भी श्रद्धालु राधा रानी के दर्शन को आते तो बूढ़ी दादी माँ को थोड़ा बहुत प्रसाद दे जाते थे, या कोई राह में चलता हुआ उस पर तरस खाकर उसे खाने को दे जाता था, जिससे उसका गुजारा हो रहा था। क्षितिज हर वर्ष अपने माता पिता की बरसी पर मंदिर में आता था और गरीबों को भोजन दिया करता था। उसके माता पिता एरोप्लेन क्रैश में मारे गए थे। उसके बाद से वह अकेला हो गया था। जिस समय उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी, उसी समय वह साइंस इंजीनियरिंग कर रहा था। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था, क्योंकि वह अपने माता पिता की एक अकेली संतान थी। लेकिन उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उसका मार्गदर्शन करते थे। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के बाद प्लेसमेंट के दौरान उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे पद पर कार्यरत था। हर रविवार की छुट्टी पर वह अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिता देता था। लेकिन उसका राधा रानी में अटूट विश्वास था, क्योंकि उसके माता पिता भी राधा रानी के भक्त थे। तो बचपन से उन्हें राधा रानी बरसाना आते देखा था, तो यही संस्कार उसमें आ गए। अब वह भी जब भी समय मिलता तो राधा रानी से मिलने आ जाता। परंतु आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसलिए वह आज मंदिर में गरीबों को भोजन करवाने आया था। सभी गरीबों को खाना देने के बाद उसने पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी माँ की ओर नजर कराई। क्षितिज को बूढ़ी दादी माँ के चेहरे में एक अजीब सा आकर्षण और अपनापन नजर आया। शायद वह हर बूढ़ी औरत में दादी माँ को ढूंढता था। वह बड़े स्नेह से उस बूढ़ी दादी माँ को देखने लगा। फिर दादी माँ के पास जाकर बोला, दादी माँ खाना खाएंगी? लेकिन बूढ़ी दादी माँ काफी उदास बैठी थी, शायद इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर क्षितिज बोला, अच्छा, यह मंदिर का प्रसाद है, यह तो खा लो। तो बूढ़ी दादी माँ ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी दादी माँ के साथ साथ क्षितिज भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा और दादी माँ के पास ही बैठ गया। प्रसाद खाते खाते दादी माँ से पूछने लगा, दादी माँ आप कहाँ रहती हैं और इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी हुई हैं? बूढ़ी दादी माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, अब यह पेड़ ही मेरा घर है। पहले मैं मथुरा रहती थी, वहाँ मेरा अपना एक शानदार बड़ा सा घर था। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मुझे रानी बनाकर रखते थे, परंतु पति के स्वर्गवास के बाद धीरे धीरे अपने ही बेटे बहू को मैं खटकने लगी थी। बहू तो मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती थी। एक दिन मेरा बेटा मुझसे बोला, चलो माँ, आज तुम्हें बरसाना राधा रानी के दर्शन करा लाता हूँ। मेरा बेटा मुझे यहाँ लाया, अच्छे से दर्शन कराए, फिर मुझे इस मंदिर के किनारे बिठाकर यह कहकर चला गया कि कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, 1 घंटा लग जाएगा आने में। तो मैंने बेटे से कहा था कि मुझे भी साथ ले चल, परंतु वह नहीं माना। देखते देखते आज 1 महीना हो गए हैं। इंतजार करते करते मेरी आंखें पथरा गई हैं, परंतु ना तो मेरा बेटा आया और ना ही उसकी कोई खबर। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा यहाँ मुझे क्यों लेकर आया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए मुझे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ राधा रानी की शरण में छोड़कर चला गया। कहते कहते बूढ़ी दादी माँ की आंखें नम हो गई और चेहरा मुरझा गया। क्षितिज के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी की छवि उभर आई और उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें छलक उठी। गरीबों को बांटने के बाद जो खाना बचा था उसने झट से निकाला और बूढ़ी दादी माँ की चादर पर रख दिया। एक निवाला तोड़ा और दादी माँ के मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि मानो वह अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ खाना खा रहा हो। वह दादी माँ के साथ कुछ देर वहीं बैठकर बातें करता रहा। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वह एकदम अकेला सा पड़ गया था।
बिना अपने माता पिता के उसे अपना घर ही काटने को दौड़ता था। इसलिए वह अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करता था। किसी किसी दिन तो वह अपने घर में कदम तक नहीं रखता था। दोस्तों के साथ घूमकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता था। परंतु आज जब बूढ़ी दादी माँ से थोड़ी देर के लिए उसने बातचीत की तो उसे अपनापन सा महसूस हुआ। उसने दादी माँ से पूछा, दादी माँ, क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलोगी? बूढ़ी दादी माँ ने कहा, बेटा, जब मेरा अपना खून, मेरा बेटा ही जिसे मैंने जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, जब वही मुझे नहीं रख सका, तो तू मुझे अपने घर में ले जाकर क्या करेगा? जब मेरा अपना बेटा ही मेरा ना रहा तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊंगी? रहने दो बेटा, मुझ पर दया मत करो। मैं यहीं श्री जी की शरण में रहकर अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लूंगी। फिर क्षितिज बोला, दादी माँ, मेरे माता पिता एक हवाई जहाज दुर्घटना में स्वर्गवासी हो गए और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। अब मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। आपको देखकर मुझे अपनापन सा महसूस हुआ और आपका बातचीत करने का ढंग मेरी दादी से बिल्कुल मिलता जुलता है। आपको देखकर मुझे मेरी दादी याद आती है। यदि आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप भी अकेले हो और मैं भी। अगर हम साथ रहेंगे तो जीवन को एक उम्मीद मिल जाएगी। यकीन मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दिन भर के काम के बाद जब मैं घर लौटूंगा तो कम से कम देखने के लिए आपकी सूरत तो होगी। आपसे अगर हो सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर की देखभाल कर लेना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे भी अपनी दादी के प्यार की ठंडी छांव मिल जाएगी। तभी दादी माँ ने कहा, बेटा, तुम भावनाओं में बहकर यह बात कह रहे हो, परंतु मुझे मालूम है कि 2 दिन में ही मैं तुम्हें बोझ लगने लगूंगी, फिर तुम भी मुझे निकाल दोगे। ना बाबा ना, मैं यहीं अच्छी हूँ, राधा रानी की शरण में, जो कम से कम लोगों की तरह मतलबी और निर्दयी तो नहीं है। दादी माँ, क्या किसी को अपने माता पिता भी बोझ लगते हैं? हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, परंतु सारे तो नहीं। दादी माँ, जिसके सर से माँ बाप का साया हट जाता है कितना अकेला रह जाता है, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। मेरी दादी भी आपकी तरह ही बहुत प्यारी थी और मेरे माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखा था। वह उनसे बहुत प्यार करते थे, परंतु आज मेरे घर में कोई कमी नहीं है। मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आती है। आपने मुझे अपनी दादी की छवि नज़र आती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए क्षितिज बोला तो दादी माँ का गला भी अवरोध हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। दादी माँ कुछ बोल ना सकी। क्षितिज ने दादी का हाथ पकड़ा और बोला, चलो दादी, अब ज़्यादा मत सोचो। शायद राधा रानी की यही मर्जी हो, तभी उन्होंने हमें मिलाया होगा। रात होने वाली है, अब आप अपने घर चलेंगी। क्षितिज ने जैसे ही दादी माँ का हाथ पकड़ा तो दादी माँ ने उसके चेहरे की ओर देखा। क्षितिज की आंखों में दादी माँ के लिए सच्चाई नजर आ रही थी। उन्हें लगा शायद राधा रानी ने ही क्षितिज को उसके पास भेजा है। क्षितिज ने दादी माँ को अपनी कार में बिठाया और उसे अपने घर ले गया। इस घटना को आज 6 महीने हो चुके थे। क्षितिज अब नियमित समय पर घर लौट आता था। क्षितिज ने दादी माँ की सहायता के लिए एक कामवाली लगा दी थी ताकि दादी माँ की घर संभालने में मदद हो जाए, और दादी माँ उसके लिए खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती थी। खाना बनाकर दोनों बातें करते दिन भर की, जिससे दोनों की थकान दूर हो जाती थी। और जब क्षितिज थक कर सो जाता था तो उसके सर पर स्नेह भरा हाथ रखती थी। सुबह सुबह क्षितिज के उठने से पहले ही दादी माँ कान्हा जी की पूजा कर लिया करती और क्षितिज का नाश्ता बनाकर रख देती थी। अब दादी माँ को अपना घर मिल गया था और उन्होंने भी घर को अपना लिया था। अब क्षितिज और दादी माँ एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन क्षितिज काफ़ी देर तक सोता रहा। जब सुबह ऑफिस जाने का समय हुआ तब तक उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक क्षितिज ने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी माँ उसे बड़े प्यार से जगा रही है। दोबारा जब वही स्पर्श अपने चेहरे पर महसूस किया तो वह नींद से जाग गया। उसने दादी माँ का
अपने हाथों में हाथ लेकर अपने होठों से चूमा और वापस उसे हाथ को अपने माथे पर रख दिया और बोला, दादी माँ, आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। उसने अपनी आंखें बंद करके राधा रानी को धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे दादी माँ से मिलाया। जिस प्यार और अपनेपन के लिए वह तरस रहा था इतने सालों से, अब वह उसे मिल गया। फिर दादी माँ बोली, बेटा ऑफिस जाने का समय हो गया है। फिर क्षितिज बोला, दादी माँ, मैंने एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ और मेरे पिताजी का भी सपना था कि मैं अपना कुछ करूँ। आज वह समय आ गया है कि मैं अपने स्वर्गवासी पिताजी का सपना पूरा करूँ। आज 10 बजे हम फैक्ट्री की पूजा करेंगे और वह पूजा आपके हाथों से ही होगी। अब मेरे माँ बाप की जगह अब आप ही मेरा संसार हो, तो मना मत करना। आप तैयार रहना। यह सुनकर दादी माँ बड़ी खुशी से बोली, बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी यह छोटी सी फैक्ट्री भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदलेगी। यह मेरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कहते हुए दादी माँ की आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। क्षितिज ने अपने कुछ खास दोस्तों को भी मुहूर्त पर बुलाया था और उसने फैक्ट्री में अच्छे गुणवत्ता के उत्पाद बनाए और दिन रात एक कर दिया। पूरे मन से मेहनत की। उसकी इस लगन के कारण फैक्ट्री की प्रगति बड़ी तेजी से हो रही थी। क्षितिज ने उस छोटी सी फैक्ट्री को बड़े स्तर पर खोल लिया, जिस कारण वह और भी ज़्यादा व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन दादी माँ बोली, बेटा, तुम तो अपने जीवन में और ज़्यादा व्यस्त होते जा रहे हो, परंतु यह बात याद रखो, केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के लिए भी एक सहारे की आवश्यकता है। क्यों ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। दादी माँ की बात क्षितिज को भी अच्छी लगी और बोला, अरे हाँ दादी माँ, मैं अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो गया हूँ कि कभी इस बारे में बातचीत करने का समय ही नहीं मिला। दादी माँ, एक बात कहूँ, मेरी निगाह में एक लड़की है मानसी, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उससे कभी बात नहीं की। मानसी मेरी कॉलेज की दोस्त है। अब वह किसी दूसरी कंपनी में काम करती है, तो मेरी कभी कभार उससे फ़ोन पर बात हो जाती है। क्षितिज को मानसी का स्वभाव और बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। दादी माँ क्षितिज के साथ मानसी के घर गई, उसके माता पिता से बातचीत की और कुछ ही दिनों में बहुत धूमधाम से क्षितिज और मानसी की शादी हो गई। मानसी बहुत सुलझी और संस्कारी लड़की थी। वह थोड़े दिनों में ही दादी के गुणों से और उनके स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना क्षितिज दादी माँ से प्यार करता था, उससे कहीं ज़्यादा मानसी का अब दादी माँ से लगाव हो चुका था। मानसी हमेशा कहती, दादी माँ, कैसे इतनी आसानी से बिना कहे क्षितिज और मेरे मन की बात जान जाती हो। दादी माँ का सिर्फ यही जवाब था, जब हम एक परिवार में रहते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो अपने आप एक दूसरे के दिल की बात जान जाते हैं। इसे ही प्यार कहते हैं बेटी। इतना सुनते ही मानसी दादी माँ के गले लग गई और धन्यवाद करा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो इस घर की बहू बनी। समय बीतने लगा और क्षितिज के घर में एक बेटे ने जन्म लिया, तो क्षितिज का घर तो जैसे खुशियों से भर उठा था। दादी माँ अब सही मायने में दादी बन चुकी थी। अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी क्षितिज और मानसी नहीं, बल्कि दादी माँ का पोता हो गया था। अब दादी माँ का बिस्तर अपने पोते के कमरे में लगा दिया गया था, ताकि वह दादी माँ के स्नेह की छाँव में रहे और उनके संस्कारों के साथ बड़ा हो। और दादी माँ को भी पोते से इतना लगाव हो गया कि वह भी उसका सारा काम करती, नहलाने से लेकर खाना खिलाने तक। बिना दादी के तो बच्चा भी एक समय का खाना तक भी नहीं खाता था। मानसी और क्षितिज अब भी अपने बच्चे की जिम्मेदारी दादी माँ को देकर बिल्कुल बेफिक्र हो चुके थे। मानसी अपने पति क्षितिज के साथ उसके काम में पूरी मदद करती थी। क्षितिज को भी मानसी के रूप में बहुत अच्छा जीवन साथी मिल गया था, जो केवल घर गृहस्थी में ही नहीं बल्कि कारोबार में भी उसका पूरा साथ निभाया करती। उधर दादी माँ का बेटा संजय, जो अपनी माँ को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर चला गया था,
वह रह रहकर पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था कि उसने अपने निष्पाप माँ के साथ जो व्यवहार किया था उसे पल पल अंदर से कचोट रहा था। आने वाले हर पल के साथ उसका अपराध बोध बढ़ता ही जा रहा था। अपने घर के झगड़ों से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने की चाह में उसने अपनी माँ का त्याग कर दिया था, परंतु उस दिन के बाद उसे उसका अंतर्मन हाहाकार कर रहा था, जिसे वह किसी से भी नहीं कह पा रहा था। अब उसके घर में केवल उसकी पत्नी का एकमात्र राज था। अब वह अपनी मर्जी के अनुसार खर्च करती थी और फैक्ट्री में से मन मर्जी का पैसा निकालती थी, परंतु व्यवसाय से लगातार पैसा निकालने के कारण उसका जमा जमाया काम, कपड़ों की फैक्ट्री जो कि उसके पिता के द्वारा खड़ी की गई थी, घाटे में जाने लगी, जिसके कारण अंत में उसे फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। फैक्ट्री बंद करने के कुछ दिन बाद जीवन बड़ी कठिनाइयों से गुजरने लगा। अब संजय और उसकी पत्नी को आटे दाल का भाव मालूम पड़ने लगा। फिजूल खर्ची तो दूर की बात थी, अब उनके पास खर्च और बच्चों की आवश्यकता पूरी करने के लिए भी पैसा नहीं था। संजय का एक मित्र जो एक बड़ी कंपनी में कार्यरत है, उसने अपनी सिफारिश पर उसकी अपनी कंपनी में ही नौकरी लगवा दी और इस तरह संजय के जीवन की गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलने लगी। संजय वैसे मेहनती बहुत था, वह कंपनी में बहुत मन लगाकर काम कर रहा था, जिस कारण उसे फैक्ट्री में बहुत मान सम्मान मिलने लगा। अब वह फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन चुका था। संजय की कंपनी में स्थापना दिवस पर वार्षिक महोत्सव मनाया जाना था और सभी कर्मचारियों को उनकी काबिलियत के आधार पर पुरस्कार वितरित किए जाने थे। संजय को अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिया जाना था, जो कि उसकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। नियत तिथि पर पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ और यह पहली बार था कि जब कंपनी का मालिक अपने सभी फैक्ट्री कर्मचारियों के साथ रूबरू हो रहा था। आज का दिन संजय के लिए बहुत खास था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी पत्नी, दादी और बच्चे के साथ समारोह में आए थे। जब समारोह शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए कंपनी के डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया, तो वह स्टेज पर आए और कहने लगे कि आज हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा दिन है, परंतु आज हमारी कंपनी की जो भी स्थिति है वह केवल और केवल मेरी दादी माँ के आशीर्वाद से ही है। यदि दादी माँ की प्रेरणा ना होती तो ना तो आज यह कंपनी होती और ना मैं। इसलिए पुरस्कार वितरण करने के लिए मैं दादी माँ को बुलाना चाहूँगा। दादी माँ, कृपया आप स्टेज पर आइए और अपने हाथों से सभी योग्य कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित कीजिए। क्षितिज के बुलाने पर दादी माँ स्टेज पर पहुंची और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कर्मचारियों के नाम अनाउंस किए गए और दादी माँ उन्हें एक एक करके पुरस्कार देती गई। तभी एक नाम की अनाउंसमेंट हुई, जिसे सुनकर दादी माँ के चेहरे पर ना जाने कितने भाव एक साथ आ गए। नाम पुकारा गया संजय गुप्ता। सामने से आने वाला व्यक्ति भी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। जब ध्यान से देखा तो सचमुच में उनका बेटा ही था संजय गुप्ता, जिसको देखकर उनके पुराने घाव ताजा हो गए, जो उन्हें तीर्थ यात्रा का झांसा देकर बड़ी बेदर्दी से बरसाना की सीढ़ियों पर छोड़ गया था, जिससे उसके बाद अपनी माँ का ख्याल तक नहीं आया। अब तो शायद मैं तड़प तड़प कर मर गई होती यदि मेरा बेटा क्षितिज मुझे ना ले जाता। प्यार और नफरत के भाव एक साथ दादी माँ के चेहरे पर उभर आए। दादी माँ को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दुनिया बड़ी तेजी से घूम रही है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्वयं को संभाला और किसी अपरिचित की तरह संजय को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। संजय ने ध्यान से देखा कि पुरस्कार देने वाली महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी। देखते ही उसके पसीने छूटने लगे और वह अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे उसने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, आज इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन है। संजय ने अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि माँ, अब आप मेरे साथ घर चलिए। अपने घर चलेंगी? कैसा घर, कैसा बेटा? वो तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन वह मुझे मंदिर के बाहर छोड़कर चला गया था। आज ना मैं तुम्हारी माँ हूँ और ना ही तुम मेरे बेटे।
कहकर दादी माँ पुरस्कार वितरण करने के बाद अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। संजय लगातार माफी मांगता रहा, लेकिन उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और क्षितिज के साथ घर वापस चली गई। दादी माँ ने समारोह में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में क्षितिज और मानसी को कुछ भी नहीं बताया। कभी संजय अपनी माँ का बहुत लाडला हुआ करता था, लेकिन अपनी पत्नी के बहकावे में आकर वह अपनी माँ के साथ बुरा सलूक करने लगा था। उस बात को दादी माँ कभी नहीं भूल सकती थी। उधर संजय को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी में वह काम करता था उस कंपनी की मालकिन दरअसल उसकी माँ थी। आज जब माँ के हाथों से उसे पुरस्कार मिला तो उसका सिर चकरा गया था। माँ के द्वारा उसकी अपेक्षा और पाप कर्मों के कारण उसके दिल में ना जाने कितने ही घाव उसको अंदर ही अंदर चुभ रहे थे। अब हर पल उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। अपनी करतूत उसे झकझोर रही थी और नासुर बनकर उसे लगातार चोट पहुंचा रही थी। एक दिन रविवार को जब उसके ऑफिस की छुट्टी थी तो वह अपनी पत्नी शिल्पा को लेकर राधा रानी के मंदिर दर्शन के लिए गया। राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे भगवान भी कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए घोर पाप के लिए उस पर हंस रहे थे। घबराकर उसने आंखें खोली। पूजा पाठ करके मंदिर से आते हुए अपराध बोध के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, जिस कारण उसे सामने से आता हुआ ट्रक नजर नहीं आया और तेज धमाके के साथ उसकी कार ट्रक से टकरा गई और वे दोनों बड़ी बुरी तरह से घायल हो गए। संजय की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। उसके दोनों पैर की हड्डी टूट चुकी थी। उसकी पत्नी शिल्पा को भी बहुत चोट लगी थी। दोनों उठने और चलने में असमर्थ थे। जब उन्हें होश आया तो दहाड़े मारकर रोने लगे, क्योंकि अब घर पर भी दोनों बच्चों की देखरेख के लिए कोई नहीं था। शिल्पा के मायके से उसके भाई भाभी उसका पता करने के लिए आए, परंतु थोड़ी देर हालचाल पूछकर वे दोनों चलते बने। किसी ने भी बच्चों को साथ ले जाने के लिए नहीं पूछा। संजय के दोस्त ने सारी घटना की जानकारी कंपनी के मालिक क्षितिज को दी। जब क्षितिज फोन पर उससे बात कर रहा था तो दादी माँ वहीं बैठकर उसके साथ रात का खाना खा रही थी। संजय गुप्ता का नाम सुनकर दादी माँ चौंक उठी। उसने क्षितिज से पूछा कि क्या हुआ, किस बारे में बात हो रही थी। तो क्षितिज ने सारा हाल कह सुनाया कि उसकी कंपनी का एक कर्मचारी संजय गुप्ता का एक्सीडेंट हो गया है और वह गंभीर रूप से घायल है। यह सुनकर दादी माँ रोने लगी। जब क्षितिज और मानसी ने दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछा तो दादी माँ ने सारी बात बता दी। तब क्षितिज बोला, दादी माँ, सब कर्मों का फल है, जो भोगना तो पड़ता ही है। उसने जैसे कर्म किए थे उसे फल तो मिलना ही था, लेकिन माँ का दिल अंदर ही अंदर अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था। उसके बेटा बहु लाचार होकर बिस्तर पर पड़े थे, लेकिन दादी माँ ने कहा कि मैं थोड़ा समय अपने बेटे बहू के पास जाना चाहती हूँ, कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊंगी। क्षितिज ने भी हामी भर दी और दादी माँ को बहुत से पैसे देकर उनके बेटे बहू के पास छोड़ आया और उनके बेटे बहू को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ उनका पूरा ध्यान रखा जाने लगा। दादी माँ ने उनके बच्चों को संभाला और एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खुलवाई क्षितिज को कहकर, क्योंकि उन्हें कपड़ों की पहचान थी, क्योंकि उनके पति की कपड़ों की फैक्ट्री थी। फैक्ट्री के लिए तो बहुत पैसे चाहिए थे, तो वह तो नहीं खोली जा सकती थी। क्षितिज ने दादी माँ की पूरी मदद की। एक और तो संजय और उसकी पत्नी की तबीयत अब कुछ सुधरने लगी थी और दूसरी तरफ उसका कारोबार भी पहले की तरह चमक उठा था। उनकी गृहस्थी को कुछ ही महीनों में दादी माँ ने फिर से व्यवस्थित कर दिया। जब उन दोनों की अस्पताल से छुट्टी हुई और वह घर लौटे तो अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगे। वह अपने किए पर शर्मिंदा थे। दादी माँ की बहू बोली, माँ जी, जिस घर से मैंने आपको बाहर निकाल दिया था वही आज इस घर में लक्ष्मी बनकर आई है। माँ जी, मैं आपको समझ नहीं पाई। हम लोगों ने आपका निरादर किया है। हमारे इस कर्म की सजा हमें आज मिली है। दोनों बेटा बहू माँ के पैरों में पड़ गए। माँ ने भी उन दोनों को माफ़ कर दिया और अपने पोता पोती को खूब दुलार किया। और कुछ दिन और वहाँ रहने के बाद दादी माँ ने कहा, अब तुम दोनों की तबीयत ठीक हो चुकी है और तुम अपनी गृहस्थी को संभाल सकते हो।
और अब तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम यह दुकान संभालो, तुम्हारी दुकान भी खूब अच्छे से चल रही है, इसलिए अब मैं चलती हूँ। मेरा बेटा और मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है। यह कहकर दादी माँ ने अपना बैग तैयार कर लिया। बेटा बहू दोनों ने दादी माँ को जाने से रोकने की खूब कोशिश की, परंतु दादी माँ ने कहा, मेरा बेटा क्षितिज मुझ पर जान छिड़कता है, अब वही मेरा बेटा है। और बेटा, मैं तेरा शुक्रिया करना चाहती हूँ। अगर तू मेरा त्याग नहीं करता तो मुझे क्षितिज जैसा बेटा नहीं मिल पाता, इसलिए अब मुझे जाना ही होगा। उन दोनों ने बहुत मनाया, परंतु उनकी माँ नहीं रुकी और बेटे के घर चल दी। बाहर क्षितिज दादी माँ को लेने के लिए गाड़ी में पहले से ही पहुँच चुका था। दोस्तों, ये कलयुग है, कर्मों का युग। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है, इसलिए सोच समझकर बुरा करें, क्योंकि जो दूसरों को दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस करें। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।